नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी आपके सामने हूँ सुबह सुबह दिल्ली से छपने वाले 12 अखबारों के इस बंडल के साथ। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, और अगर मेरे पास कुछ जानकारी है या विश्लेषण के कुछ ऐसे बिंदु जो आपको जानना चाहिए इन खबरों के हवाले से, इन खबरों की चौहद्दी में अगर कोई ऐसी जानकारी है तो आज अपनी बात शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप में से किसी ने मेरा YouTube चैनल जो अजीत अंजुम के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हर रोज़ मैं अखबारों के ज़रिए, अखबारों के नज़रिए से अपनी जानकारी के आधार पर और अखबारों के विश्लेषण के ज़रिए कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आप एक अखबार पढ़ते हो, लेकिन अगर मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो आप 10-12 अखबारों में बड़ी खबर को लेकर किस नज़रिए से खबर छापी गई है वो आपको जानकारी मिल सकती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कई खबरें हैं आज अखबारों में जो छपी है, बहुत सारी जानकारियां आपको होगी, लेकिन जो मोटे तौर पर है, जो गवर्नर वर्सेस गहलोत जो चल रहा है राजस्थान में, उसमें बहुत लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। आज भी अदालती दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, आज भी वहाँ पोस्टिंग हो सकती है, आज भी तनातनी की तस्वीर आप कई तरह की देख सकते हैं राजस्थान से लेकर दिल्ली तक। उसके अलावा रिया और सुशांत के मामले में जो रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने, उसकी जानकारी आपको होगी। उसमें आज कुछ क्या होने वाला है, हालांकि उसके बारे में बहुत लोग ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैं उस पर कम बात करूंगा। बिहार में बाढ़ की हालत ख़राब है 12 जिलों में। हरदोई के एक बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं कि 30 साल में ऐसी बेबसी नहीं देखी। तो ऐसे सांसद, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के सूबे में अपनी ही सरकार के सिस्टम पर सवाल क्यों उठाया ये बताऊंगा। मायावती का बयान, मायावती क्या दाव चल रही है जो खबरों में है, और चीन की तरफ से फिर खबर आई है कि विवादित मोर्चे से सेना हट रही है। ऐसी तमाम खबरें। लेकिन शुरू करता हूं आज दोस्तों संपादकीय से। कुछ साथी कहते हैं कि आप खबरों के साथ संपादकीय की भी चर्चा करें, क्योंकि कई बार संपादकीय नहीं पढ़ पाते लोग, इसलिए मैं संपादकीय से। और कलराज मिश्रा का एक इंटरव्यू है जो राज्यपाल हैं राजस्थान के, जो विवादों में है लगातार, और कहा जा रहा है कलराज मिश्रा सीधे तौर पर केंद्र की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, केंद्र के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मोदी और केंद्र की सरकार जो चाहती है वही कर रहे हैं। और कलराज मिश्रा जो एक सज्जन, संभ्रांत, विनम्र स्वभाव के नेता के तौर पर जिनकी छवि दशकों में बनी है, अचानक उनकी छवि धूमिल हो रही है। क्योंकि यही होता है, राज्यपाल की कुर्सी पर बैठते ही कहा जाता है वो फैसले कुछ विवेक से लिए जाते हैं, लेकिन उस विवेक का इस्तेमाल राज्यपाल अगर उस तरह से करे जैसे महाराष्ट्र में हुआ, तड़के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई, खेल पलट गया। जैसे राजस्थान में हो रहा है, बार बार उस विवेक की आड़ में कलराज मिश्रा कुछ अनैतिक काम तो नहीं कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां तो नहीं उड़ा रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं, उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज संपादकीय हैं। मैं उन्हीं संपादकीय से शुरू करता हूं दोस्तों। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय, कई अखबारों में संपादकीय है, मैंने उसका चूंकि अंग्रेजी में है खबर उसके बाद बताऊंगा, पहले संपादकीय से। लेकिन चलिए एक खबर बता दूं ताकि समझ में आ जाए कि किस टून से अखबारों ने खबर छापा, उसके बाद संपादकीय पे आता हूं। भास्कर की हेडलाइन है जिसमें भास्कर ने पहले पन्ने पर छापा है, कांग्रेस बोली राज्यपाल मानसिक रूप से बीमार। तो आरोप यहां तक पहुंचा कि राज्यपाल मानसिक रूप से बीमार, सरकार ने सत्र बुलाने के लिए तीसरी अर्जी भेजी। आपको पता होगा कि तीसरी बार अर्जी भेजी है सरकार ने, गहलोत सरकार ने राज्यपाल के पास, और इसी के हवाले से संपादकीय है। और यही सवाल है कि अगर राज्यपाल के पास कैबिनेट का अप्रूवल है कि हम सदन बुलाना चाहते हैं तो राज्यपाल एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन दूसरी बार और तीसरी बार, और उन सवालों में राज्यपाल की मंशा संदिग्ध दिखती है। आखिर राज्यपाल क्यों जिद पर अड़े हैं? अगर सरकार चाहती है कि हम सदन बुलाना चाहते हैं, और अगर लगता है हम फ्लोर टेस्ट भी करना चाहते हैं, राज्यपाल को इसमें जिद या सवाल या बहाना या कोरोना की आड़, इसको लेने पर सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही बहुत सारे संगीन आरोप में लगाया गहलोत ने। और ये आपको पता होगा कि पहली अर्जी राज्यपाल के पास सत्र बुलाने के लिए पहला प्रस्ताव भेजा था 23 जुलाई को, जिसे राज्यपाल ने 6 आपत्तियों के साथ वापस किया। इसके बाद सरकार ने 25 जुलाई को दूसरा प्रस्ताव भेजा जिसे 3 सवालों के साथ लौटाया। अब राज्यपाल के पास तीसरी बार अर्जी गई है कि हम सदन सत्र बुलाना चाहते हैं। राज्यपाल बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि पहले लिख के दो, बताओ कि इसमें बहुमत साबित करना चाहते हो। डाल डाल पात पात की लड़ाई है। अशोक गहलोत
सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमें कुछ विधेयक पास करना है या सदन की कार्यवाही शुरू करनी है, वो बहुमत फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वही खेल राज्यपाल कर रहे हैं, लिख के दो क्या फ्लोर टेस्ट है, अर्जेंसी क्या है, नहीं तो 21 दिन बाद बुलाएंगे। ये तमाम सवाल है। अब मैं आता हूँ संपादकीय पर, क्योंकि इन संपादकियों में, और उसमें यह भी हुआ कि कल ट्विटर पर ट्विटर पर एक ट्रेंड कराया गया, गेट वेल सून गवर्नर अभियान कांग्रेस की तरफ से, और उसमें जल्द ठीक हो राज्यपाल, मतलब अगर मानसिक तौर पर बीमार घोषित कर दिया तो जल्द ठीक हो राज्यपाल। और अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने काफ़ी मोर्चा खोला, बहुत कुछ लिखा। उन्होंने ये भी कहा कि एक पक्षीय सोच रूपी संक्रमण से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हालांकि उन्होंने तारीफ भी की कि वो अच्छे आदमी थे, पता नहीं उनको क्या हुआ। निष्पक्षता से संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा हेतु तत्काल विधानसभा सत्र बुलाने पर अपनी सहमति प्रदान करें। ये सब कल हुआ है। अब मैं संपादकीय क्यों कह रहा हूं, वापस आता हूं, फिर इस खबर पर आऊंगा। मेरे लिए और आपके लिए भी मेरे ख्याल से बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए कि ऐसी मिसालें देश में वैसे कई बार हुई है, पहली बार नहीं है। हमने बूटा सिंह से लेकर, उत्तराखंड से लेकर 80-90 के दशक में रमेश भंडारी, जगदंबिका पाल का मुख्यमंत्री बनना 2 दिन के लिए, ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां, राज्यपालों की बदनीयती की मिसालें भरी पड़ी हैं। लेकिन कलराज मिश्र को क्या हो गया? इस उम्र में एक अच्छे खासे नेता, जिन्होंने पूरे दशक तक हम लोग कहीं सार्वजनिक मौकों पर हम लोग मिले, एकदम विनम्र लगते हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है राजभवन में जाने पर और रिटायरमेंट के एज में कि आप सारी मर्यादा भूल जाते, इतने सवालों के घेरे में आ जाते हैं और आप एक कठपुतली की तरह काम करने लगते हैं। ये सारे सवाल आज की तारीख में कलराज मिश्रा पर है। अब संपादकीय क्या है वो बताऊं, और इसमें पहली बार बहुत खुल के संपादकीय के जरिए बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। एक्सप्रेस का संपादकीय है राजभवन धर्म। ये एक्सप्रेस का संपादकीय, मैं नीचे देखता हूँ, ग्राफिक लगा दूंगा, और चूंकि पसीना बीच बीच में चलता है, उमस है, तो इस संपादकीय में राजभवन धर्म, राजधर्म आपको याद है? राजधर्म का जिक्र किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात दंगों के बाद, जब नरेंद्र मोदी जो आज के प्रधानमंत्री हैं तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी मौजूदगी में अटल जी की संवाददाताओं से मुलाकात थी। वो वीडियो यूट्यूब पर खोज कर देखिएगा। अटल जी कहते हैं राजधर्म तो निभाना चाहिए, यह सलाह है। बगल से नरेंद्र मोदी धीरे से, शायद अगर मुझे याद है, वही तो कर रहा हूँ साहब, ऐसा कुछ है अगर मुझे जहन में मेरे याद है तो। खैर, तो ये राजभवन धर्म की बात कर रहा है एक्सप्रेस। मैं हिंदी में अनुवाद बताता हूं क्योंकि लंबा है, और दोनों चीज़ अगर अंग्रेजी पढ़ूं फिर अनुवाद तो लंबा वक्त लगेगा। मोटे तौर पर इसका लब्बो-लुआब जो है एक्सप्रेस ने लिखा है वो ये है: मौजूदा संकट में राज्यपाल की भूमिका से साफ लग रहा है कि वो केंद्र से निर्देश लेते हैं, न कि संविधान से। कुछ दिन पहले राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र के लिए भेजा प्रस्ताव। उन्होंने कोविड का बहाना बनाकर टाल दिया और कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने का इरादा नहीं, बल्कि उन्होंने फ्रेश प्रपोजल मांगा जिसमें कई तरह के सवाल थे। संविधान का आर्टिकल 163 और आर्टिकल 174 सत्र बुलाने के मामले में राज्यपाल की भूमिका की व्याख्या करता है। ये इंडियन एक्सप्रेस आपको बता रहा हूँ, जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले का हवाला भी दिया, बहुत चर्चित फैसला है जिसका जिक्र बार बार आज की तारीख में राजस्थान के संदर्भ में किया जा रहा है। राज्यपालों के राजनीतिक पार्टनरशिप का भी जिक्र किया है एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में, कि कैसे संविधान की जो अवधारणा है, स्पिरिट है, उसके साथ समय समय पर खिलवाड़ हुआ। ये 1980 और 1990 का दौर था जब एक्टिव पॉलिटिक्स में जो नेता थे उन्हें राजभवन में स्थापित किया जाता था और राजभवन का राजनीतिकरण ज़्यादा हो गया, ये इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है। और 1984 में बम्बई जजमेंट में भी राज्यपालों की भूमिका को लेकर एक दायरा तय किया गया था, लेकिन बार बार इसका उल्लंघन हुआ। अब एक जो अहम बात एक्सप्रेस ने लिखी है, ये बहुत गौर करने वाली बात है। इंडियन एक्सप्रेस ने राजभवन धर्म के नाम से धर्मा, उसमें जो लिखा है उसमें आखिरी पैराग्राफ है: मोदी के कार्यकाल में कम से कम 6 बार राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। 3 मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। सदन के सत्र बुलाने को लेकर टाल मटोल वाला राज्यपाल का रवैये से साफ है, केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। यही बात जो शुरू में है, जो हेडिंग में है। और उत्तराखंड में किस तरह की चपत लगी थी, शायद आपको याद होगा कि कैसे सरकार वापसी हुई थी हरीश रावत की, और ऐसी कहानियां उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक हम देख चुके हैं। वो झटका पिछले दौर में मोदी कार्यकाल में मोदी सरकार को लगा था कि सरकार रिस्टोर हो गई, और उसके बाद फिर राज्यपाल की वही भूमिका। अब भास्कर का संपादकीय भी आज वही है, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी संपादकीय है।
अब मैं जरा भास्कर के संपादकीय पर आता हूं, उसके बाद इससे जुड़ी और कुछ जानकारी है तो, और बाकी खबरें। भास्कर का संपादकीय दल बदल कानून और राज्यपाल, इसमें भास्कर ने लिखा है, आखिरी पैराग्राफ है, तमाम फैसलों और आयोगों की संस्तुतियों में राज्यपाल को कहा गया कि जब भी लगे सरकार अल्पमत में आ गई है, जब भी लगे सरकार अल्पमत में आ गई है तो उसका कर्तव्य है मुख्यमंत्री को बहुमत सदन में साबित करने को कहे। लेकिन यहाँ उल्टी स्थिति है, मुख्यमंत्री सदन में बहुमत साबित करना चाहते हैं और राज्यपाल उसे टालना चाहते हैं। भारत में अपने आप में इस तरह की पहली घटना है, भारत में अपने आप में इस तरह की पहली घटना है। अगर भारत में इस तरह की पहली घटना है तो आप समझ लीजिए 1947 के बाद पहली बार मोदी के कार्यकाल में ये हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री सदन में बहुमत साबित करना चाहता है, राज्यपाल अड़ंगा लगा रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, तीसरा प्रस्ताव भेजा गया, हो सकता है फिर उसमें वो पेच लगाएं, और क्या वो उनका पेच है वो भी मैं बताऊंगा। इकोनॉमिक टाइम्स में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, लेकिन राज्यपाल ऐसा कर क्यों रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों नहीं केंद्र की कठपुतली है। और केंद्र के इशारे पर अगर राज्यपाल ऐसे काम करें जो बीते 6 सालों में हुआ है, और 6 सालों में हुआ है, इसका जब सवाल पूछेंगे भाजपा नेताओं से तो वो 60 सालों का जिक्र करेंगे। बार बार मैं यही कहता हूं, फिर आप कह दीजिए एक बार आकर कि जो धत्कर्म कांग्रेस की सरकारों में हुआ, कांग्रेस की सरकारों ने या दूसरी सरकारों ने 60 साल में जो भी किया, वो सब कुकर्म, धत्कर्म, धज्जियां उड़ाने का जो भी काम है सब हम कर लेंगे। तब सवाल पूछिएगा जब हम बराबरी पर आ जाएंगे, फिर ये कहना चाहिए ये तर्क। खैर, इसी में है कि कम से कम केंद्र सरकार नहीं तो राज्यपाल तो अपने कानूनी सलाहकारों से जान सकते हैं कि संविधान सभा ने राज्यपाल के अधिकारों को लेकर तत्कालीन अनुच्छेद 153(3) में प्रस्तावित किया था कि सदन की बैठक आहूत करना, सत्र खत्म करना या विधानसभा भंग करना इस संस्था के विवेक पर छोड़ दिया जाए। लेकिन अंत में संविधान निर्माताओं ने कहा कि चूंकि इसके लिए मंत्रिमंडल की सिफारिश उपलब्ध होगी, इसलिए इस मुद्दे पर राज्यपाल के विवेकाधीन नहीं छोड़ा जा सकता। वह ड्राफ्ट अनुच्छेद 174 बनाते समय हटा लिया गया। इसी में तमाम तरह की बातें संपादकीय में लिखा गया है। एक ये संपादकीय हो गया, और चूंकि मेरे लिए और देश के लिए मैं समझता हूं संवैधानिक संकट का सवाल है और एक राज्यपाल की जिद का सवाल है, उस राज्यपाल की जिद के साथ केंद्र के इशारों का सवाल है, केंद्र के इशारों पर कठपुतली की तरह काम करने वाले राज्यपाल का सवाल है। बहुत सारे लोग राज्यपाल को एजेंट कहते हैं केंद्र का। राज्यपाल की नियुक्तियां ऐसे ही होती है, और ये आज से नहीं, बार बार मैं कहता हूं, हमेशा पहले भी एक्टिव पॉलिटिक्स के लोग राजभवन में जाते हैं। ऐसा भी हुआ कि अर्जुन सिंह राज्यपाल बने पंजाब के, उसके बाद केंद्र में फिर मंत्री भी बने, जो कायदे से नहीं होना चाहिए। आप संवैधानिक संस्था के तौर पर मुखिया, संवैधानिक मुखिया अगर हो तो कम से कम राजनीति से अलग होना चाहिए। लेकिन ये फितरत है, हर दौर में हुआ, और इस दौर में चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी भी यही कर रही है। अब आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय भी यही है, उसके बाद मैं बाकी खबरों पर आऊँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि ये जिक्र जरूरी है। फ्लोर टेस्ट एंटीडोट, टाइम्स ऑफ इंडिया भी यही लिखता है। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, मैं इसका फिर हिंदी में बता दूं कि लोकतंत्र के हिसाब से बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जैसे राजस्थान में हो रहा है, ये टाइम टेस्टेड प्रैक्टिस है कि अगर किसी सरकार को बहुमत को लेकर संदेह हो तो तुरंत फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने जो बीजेपी वेटरन हैं 21 दिन का नोटिस दिया वो, और कोविड की आड़ ली। बीजेपी चाहती है फ्लोर टेस्ट तक बागी विधायक या जो बागियों का खेल जारी रहे, नहीं तो सिर्फ 72 और उनके अपने 72 मतलब बीजेपी के 72 विधायक हैं और 3 समर्थक के दम पर गहलोत की सरकार का तख्ता पलट मुमकिन नहीं है। इसलिए बीजेपी इस खेल के पीछे में है। ये इस संपादकीय की आत्मा वही है। बीजेपी इस खेल के पीछे है। 200 की असेंबली में 72 अपने 3 समर्थक, और उसके बाद सत्ता की महत्वाकांक्षा, तमाम तरह के बयान, और ये कहना हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। बीएसपी के 6 विधायक 1 साल पहले मिल गए, 1 साल नहीं 10 महीने मान लो, पिछले साल सितंबर में 11 महीने हो गए, 10 से 11 महीने पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, और उसके शामिल होने के खिलाफ बीजेपी अदालतों का दरवाजा खटखटा रही है। बार बार मैं कहता हूं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन उसके बाद कहेंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसमें कहीं शामिल नहीं है। तो ये खबर है। उसके बाद मैं खबर पे आता हूं। बाकी अखबारों ने भी ये खबर छापा है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू है कलराज मिश्रा का, उन्हीं का जो विवादों में है राज्यपाल के तौर पर। इंटरव्यू किया है अमन शर्मा ने। इस इंटरव्यू के खास हिस्से को भी मैंने अनुवाद कर लिया है, चूँकि फिर समानांतर दोनों चीज़ में। तो पहला सवाल इन्हीं से है,
Why are you not allowing the Rajasthan government to call an assembly session immediately? तुरंत आप असेंबली सत्र बुलाने के लिए क्यों नहीं अलाउ कर रहे राजस्थान सरकार को? Why are you not allowing the राजस्थान गवर्नमेंट टू कॉल एन असेंबली सेशन इमीडिएटली? अब इसके बाद इसमें जवाब में इन्होंने जो कहा है वो मैं बता देता हूं कि अपनी सफाई और अपने फैसले को सही ठहराने के लिए इन्होंने जो जवाब दिया है नबाम रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 150 से 162 का इन्होंने हवाला दिया है। ये इन्होंने कहा है कि वो लोग जो हवाला दे रहे हैं कि सरकार अगर प्रस्ताव भेजती है तो राज्यपाल बाध्य है, वो पैराग्राफ 162 हाँ वो जो हवाला देती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, वो एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ 162, बट दे डिड नॉट रीड पैराग्राफ्स 150 to 162 ऑफ द सेम ऑर्डर। इन्होंने कहा उसी ऑर्डर में, देखिए यही खेल है, यही व्याख्या है और यही विवेक है, और वही विवेक सबसे जड़ है राज्यपालों के मामले में। ऐसे मामले में इन्होंने कहा है, उसी में एक जिक्र है जिसका उन्होंने कहा है कि ऐसे अगर देखें तो है कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले को मानेगा, लेकिन उसी में आगे है कि सामान्य परिस्थितियों में मानेगा। लेकिन अगर असामान्य परिस्थितियां होती है तो राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करके राज्य को सुझाव दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, इसी का जिक्र कर रहे हैं कलराज मिश्रा। और अभी उनके हिसाब से कोरोना वायरस की वजह से असामान्य परिस्थिति है, तो उन्होंने इसका दाव या इस असामान्य परिस्थिति का हवाला देकर अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और इसी में उन्होंने जिक्र किया कि विशेष परिस्थिति है कोरोना वायरस की वजह से, सत्र शॉर्ट नोटिस पर भी बुलाया जा सकता है, लेकिन सरकार को उसकी अर्जेंसी बतानी चाहिए। उनके प्रस्ताव में फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है। क्या कोई हिडन एजेंडा है, इनका सवाल है कि अर्जेंसी बतानी चाहिए, क्या कोई हिडन एजेंडा है? अशोक गहलोत जो प्रस्ताव भेज रहे हैं उसमें फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं कर रहे हैं। उनका भी अपना एक गेम प्लान दिमाग में है कि हम कोई बिल पेश करेंगे, बिल पेश करने के बाद हम व्हिप जारी करेंगे, जो विधायक नहीं आएंगे वो डिस्क्वालीफाई होंगे व्हिप के उल्लंघन में। और अगर वोट किया, ऐसा कैलकुलेशन है कि अगर 19 ने खिलाफ भी वोट किया सदस्यता तो उनकी जाएगी, क्रॉस वोटिंग भी हुई तो भी उनके नंबर सफिशिएंट हैं जिससे उनकी सरकार बच जाएगी। ये सब उनके कई तरह के आकलन में ये सब आकलन है। अब यहाँ ये अगर कहते हैं कि क्या कोई हिडन एजेंडा है कलराज मिश्र, तो भाई जिसका सरकार जिसकी गिर रही है, जिसको बचाना है, उसका कोई भी एजेंडा हो, सवाल तो राज्यपाल होते हुए आपका क्या एजेंडा है? आप किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? जहां 72 सीटों वाली बीजेपी सरकार बनाने में जुटी है या पर्दे के पीछे काम कर रही है या सचिन पायलट से किसी तरह की गेम प्लान का हिस्सा है, और उस हिस्से के अगर आप हिस्सा हो रहे हैं कि तीसरी बार भी प्रस्ताव आप मानने को तैयार नहीं है, तो सवाल तो राज्यपाल से है कि आपका क्या एजेंडा है? संवैधानिक पद पर होते हुए, संवैधानिक पद के मुखिया पर के तौर पर विवेक को इन्वर्टेड कोमा में आपने खोज लिया, और उसमें उसी पैराग्राफ में कलराज जी ने अपने विवेक के इस्तेमाल करने का हथियार खोज लिया। इतनी लानत मलामत हो रही है, लेकिन कलराज जी इस बार अपने विवेक का अधिकार करके रहेंगे, क्योंकि उस विवेक की डोर, सवाल यही है, कहीं उस विवेक की डोर दिल्ली से तो नहीं बंधी है। यही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे संविधान विशेषज्ञ, विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं, और यही भास्कर ने लिखा है 70 साल में कभी नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं विवेक, लेकिन आपके विवेक का रिश्ता, आपके विवेक का कंट्रोल, आपके विवेक का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, मोदी, अमित शाह या जिनके पास भी है। तो इसलिए माफ करें राज्यपाल जी, एजेंडा आपका है वो दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है। चलिए अब इस खबर में मायावती, एक एंगल मायावती का है, बाकी कुछ दिलचस्प खबरें आपको बता दूं। मायावती के मामले में है, मायावती ने कहा कि सबक सिखाने का अच्छा मौका है और मैं सबक सिखाने के मौके का इंतजार कर रही थी, ये मायावती ने कहा है। मैं आ रहा हूं, अमर उजाला में है। और मायावती सबक किसको सिखाएंगी? कांग्रेस को। और मायावती ने कहा राज्यपाल को पूछने, यहाँ कहा मायावती ने कांग्रेस को कोसा, कहा सबक सिखाने का मौका आया। अब 10 महीने बाद मायावती जगी हैं क्योंकि उन्हें सबक सिखाने का मौका आया। अब इसमें कई एंगल हैं कि क्या मायावती एक बार फिर बीजेपी के साथ कुछ हैं, कुछ अलाइन बीजेपी के साथ हो रही हैं, कोई डर है बीजेपी से, कुछ फाइलें हैं उनकी, कुछ एजेंसियों के की जांच का डर है। क्या ऐसी वजह है कि अचानक मायावती, कई बार पता नहीं चलता कि वो बीएसपी की नेता हैं कि बीजेपी की नेता हैं, और उनके बयान पिछले अगर 2-3 महीनों में अलग अलग मौक़ों पर देखें तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मायावती क्या गेम कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं और उनका तरीका क्या है।
तो इसमें मायावती की हेडलाइन है, कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार था, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जाना चाहिए था पिछले साल। यकीनन इन्होंने कहा मेरे विधायक चुरा लिए। यकीनन कांग्रेस ने 6 बसपा के सभी विधायकों को मिला लिया। गलत है, अनैतिक है, पार्टी तोड़ ली, सब है। आपके सारे सवाल वाजिब हैं, लेकिन टाइमिंग, उस समय आप के तेवर और आज अचानक जब वो बसपा के 6 विधायक जा चुके हैं। दल बदल विधेयक कानून को भी देखेंगे, 2/3 से पार्टी टूट सकती है। यहाँ आपके 4 में ही पार्टी टूट सकती थी, 6 के 6 शामिल हो गए, मर्ज हो गए वहाँ। उसके बाद आपके व्हिप का कोई मतलब नहीं, तमाम संवैधानिक विशेषज्ञ कह रहे, लेकिन आप व्हिप जारी कर रही है क्योंकि आपका मकसद कुछ और है। यही मायावती कर रही है। इस बीच जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने भी एक नई बात कह दी है कि भाजपा अध्यक्ष बोले शिवसेना के साथ बना सकते हैं सरकार। और एक दिलचस्प हो रहा है, कुमारस्वामी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के साथ कैसे जोड़ तोड़ से अचानक मुख्यमंत्री बने थे, तीसरे नंबर की पार्टी होकर, आपको याद होगा चुनाव के बाद। और उसके बाद कांग्रेस ने हड़बड़ी में, चूंकि गोवा में झटका खाई थी कांग्रेस, इसलिए तुरंत कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाया कि कहीं बीजेपी खेल न कर दे, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद वो बीजेपी ने खेल किया, देर से किया लेकिन किया, और येदियुरप्पा ने सरकार गिराई, बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक विधायक रहे, वो सारी कहानी आप जानते हैं। अब कुमारस्वामी ने कहा है कि कांग्रेस पर हमला बोला है कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर कुमारस्वामी ने कहा कांग्रेस भी हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरा नाम है। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिशें की है। कांग्रेस राजनीतिक दलों को बांटने और विधायकों को खरीदने में माहिर है। यहाँ तक कि राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग कांग्रेस ने ही जन्म दिया। ये बात तो सही है कि कांग्रेस की 60 साल की सरकार रही, हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर जितने खेल हुए कांग्रेस में, उसमें कोई शक नहीं। तो ये खबर थी। अब एक जो दिलचस्प दूसरी खबर है उस पर आता हूँ, चूँकि ये खबर सिर्फ मुझे अभी अमर उजाला में दिखी है, वो आपको दिखा दूँ, उसके बाद बाकी खबरों पर आता हूँ। ये खबर है दोस्तों, ये देखिए हेडलाइन आप देख पा रहे हैं, मैं ऐसे लगा दूंगा हेडलाइन। बीजेपी सांसद बोले 30 साल में नहीं देखी ऐसी बेबसी। और बीजेपी सांसद है हरदोई के, ये इनका नाम है जयप्रकाश। इन्होंने कहा है, हरदोई के एमपी जयप्रकाश ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा सांसद और विधायक के सुनने वाला कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के सांसद बीजेपी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और इन्होंने अपने अकाउंट से सांसद निधि से वेंटिलेटर की खरीद के लिए दिया होगा, जो वेंटिलेटर मशीन नहीं लगे उसी पर इन्होंने लिखा है, टिप्पणी करते हुए लिखा है कि सांसद ने लिखा कि मैंने अपनी निधि इसी शर्त पर दी कि वेंटिलेटर खरीदा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर कुछ लोगों ने टिप्पणी की तो सांसद ने दोबारा लिखा, जब ऊपर से निर्देश होगा कि अधिकारी अपने विवेक से काम करें तो हमको कौन सुनेगा। सांसद ने आगे लिखा, अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं की। और उसके बाद सांसद ने अंग्रेजी में लिखा, वो शर्मिंदा है क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। एमपी और एमएलए की सांसद जयप्रकाश की सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां पूरे जिले में चर्चा का विषय है। और इसके अलावा इसी में है कि गोपा मऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश इससे पहले कई बार अफसरों की कार्यशैली और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा चुके हैं, और बाकी विधायकों के नाम। अब एक सांसद अपनी ही पार्टी की सरकार और सिस्टम के बारे में बोल रहा है कि 30 साल से ऐसी बेबसी नहीं देखी। तो योगी जी सुन लीजिए गौर से, और भक्तों सुन लो गौर से, कि आपके सांसद आपकी पार्टी के वही ये सवाल उठा रहे हैं। हम लोग सवाल उठाते हैं तो एंटी नेशनल हो जाते हैं। आपकी पार्टी के सांसद अपनी पार्टी की सरकार पर ऐसे सवाल उठा रहे हैं। तो ये खबर है। उसके बाद एक बाढ़ को लेकर लगातार हम लोग बात करते हैं, और दिक्कत ये है कि उसके बाद भी हर साल कई दोस्त कहते हैं कि आप गर्मी में भी क्यों बाहर से ही शो करते हैं। मैं जानबूझ के करता हूं ताकि सुबह का फील हो, और जब हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे सड़कों पर है तो थोड़ी गर्मी हमें भी लगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। और बीच में ये भी बोल दूं कि अगर आप में से किसी ने मेरा ये YouTube चैनल जो अजीत अंजुम के नाम से है, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और अच्छा लगेगा। एक सुशांत राजपूत की जो खबर है वो आप लोग शायद अवेयर होंगे, लेकिन फिर भी बता दूं, बाढ़ की खबर से पहले सारे अखबारों में है। मेरी थोड़ी राय अलग है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड की जो आंतरिक राजनीति है, पॉलिटिक्स है, एक दूसरे के खिलाफ साजिश है, रंजिश है, उसका ऐसे तमाम लोग तो इसमें शामिल नहीं हो गए अपना स्कोर सेटल करने के लिए। ये सवाल मेरे जहन में लगातार है। लेकिन खैर, फिलहाल
सुशांत के पिता ने कुछ सवाल उठाए हैं और रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनको लेकर कहा है कि रिया ने बेटे को प्यार में फंसाकर रुपये ऐंठे, फिर खुदकुशी के लिए उकसाया। कल मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रुपए उसके खाते से निकाले गए, कहाँ गए इसकी जांच होनी चाहिए। और उनके पिता के कुछ सवाल हैं जिसमें उसका इलाज चल रहा था, तो हमसे लिखित या मौखिक मंजूरी क्यों नहीं ली, रिया के साथ सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर ने क्या दवाएँ दी, पर्चे रिया साथ क्यों ले गई, ये सब है। और उसके बाद है कि वो केरल जाना चाहता था ऑर्गेनिक खेती के लिए, लेकिन रिया ने धमकी दी और उसके बाद केरल नहीं गया। और उसके बाद अब इस मामले में नया मोड़ ये आया है कि पटना पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। 6 पन्ने की शिकायत इन्होंने दी है और साजिश का आरोप लगाया है कि प्रेम में फंसाकर सुशांत के पैसे ऐंठे, परिवार से दूर किया और खुदकुशी के लिए उकसाया। ये खबर आप पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से, आप सबकी चूँकि दिलचस्पी की खबर है। उसके बाद भास्कर ने वही है, हाईटेक सिटी होगी, श्री राम जन्मभूमि, यहाँ रोज़ आ सकेंगे 1 लाख श्रद्धालु। और सवाल उठता है कि बाकी सब कुछ हो रहा है, राम जन्मभूमि, योगी का मुआयना, सब कुछ हो रहा है, और यहाँ राज्यपाल एक अगर 200 विधायकों का एक सत्र बुलाना चाह रहे हैं, उनको कोरोना का डर है, सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है, सारे सवाल उनके हैं कि ये कैसे होगा। जिन सवालों का जवाब अशोक गहलोत दे चुके हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी चिंता आप मत करिए, ये चिंता जो स्पीकर हैं वो करेंगे और हम उन चिंताओं का समाधान करेंगे। लेकिन ठीक है, मैंने राज्यपाल के बारे में काफ़ी कह दिया। ये है 12 जिलों के 101 प्रखंड में 29 लाख लोग बाढ़ से डूबे, ये भास्कर की खबर है। लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। आज किसी अखबार में संपादकीय देखा, शायद हिंदुस्तान में है या किसी अखबार में देखा, इस पर बाढ़ को लेकर एडिटोरियल है। ये कोई समाधान, हर साल यही तबाही, हर साल यही परेशानी, हर साल तटबंध बनाने, बांध बनाने के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं, लूट होती है, और उसके बाद भी हर साल ऐसी तस्वीरें देखते हैं। इस साल भी ये होगा, योजनाएं बनेगी, कुछ ऐलान होगा, कुछ सड़कें बनेगी, और फिर उसके बाद ये बैराज का बांध टूटेगा, कहीं सड़क बह जाएगी, कहीं कुछ और होगा, और उसके बाद तटबंध टूटेगा और पानी आता है। बारिश का पानी जब बेकाबू होता है, बाढ़ और बारिश और नदियाँ, और इस उफान में लाखों लोग बेघर होते, 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी असम में, और बिहार में भी मैंने बताया था कि रविवार को एक दिन में 15 मौतें हुई। तो ये दुर्दशा है। एक खबर भास्कर में, पीएम मोदी शिलान्यास में रखेंगे 22 किलो की चांदी की ईंट, अब तक 1 क्विंटल चांदी आ चुकी है। और ये सब कहानियाँ मेरे ख्याल से ये सब आप पहले से काफ़ी पढ़ चुके होंगे, पढ़ ही रहे होंगे। उसके बाद हाँ, एक कल इंटरेस्टिंग था, सीजेआई ने, ये कई अखबारों में है लेकिन मैं भास्कर ही उठाया तो यहीं से कह देता हूँ। एक इंटरेस्टिंग था कि कल कोई आरोपी कोर्ट में 8 मामलों का आरोपी जमानत मांग रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने, चीफ जस्टिस सीजेआई ने एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि खामियाजा जमानत पर मिलने का खामियाजा, 64 केस में विकास दुबे को जमानत मिलने का खामियाजा यूपी भुगत रहा था। इन्होंने कहा, आपका वकील को कहा, सीजेआई ने गैंगस्टर विकास दुबे का जिक्र करते हुए वकील को कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा, आपका वकील एक खतरनाक आदमी है, हम उसे जमानत पर रिहा नहीं कर सकते। देखिए दूसरे मामले में क्या हुआ, 64 मामलों का आरोपी जमानत पर बाहर था, आज उसका खामियाजा पूरा यूपी भुगत रहा है। इसमें एक तरह से चेतावनी और धमकी भी है कि आप देख लीजिए क्या हुआ। एक तो ये भुगत रहा है, लेकिन भुगता विकास दुबे ने भी कि वो एनकाउंटर में मारा गया। ये खबर सारे अखबारों में है। उसके बाद मैं आता हूँ बाकी अखबारों पर। एक बार एक्सप्रेस में गहलोत पहले पन्ने पर है। उसके बाद चीन, हाँ, एक चीन की खबर है जो आज फिर अचानक आई है, और इस बार बीजिंग से चीन की खबर आई है। खबर ये आई है चीन की, अमर उजाला और हिंदुस्तान में है और जागरण में भी है। इस बीच आपको ये भी बता दूं, ये गाज़ियाबाद एडिशन है, 2-3 पन्ने मैंने निकाले। रोज़ लॉ एंड ऑर्डर की कहानियाँ, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से यूपी में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। ये खबर ये इधर गाज़ियाबाद एडिशन में है कि दुस्साहस, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती, मासूम के माथे पर पिस्टल लगाकर लाखों का डाका। ये गाज़ियाबाद इलाके की खबर है, सारे अखबार में छपी है और ये हर रोज़ की खबर है। उसके बाद भी कल भी मैं सुन रहा था बीजेपी के नेता, वही जो जिसका जिक्र मैंने पहले अपने वीडियो में किया था, कि जब भी उन्हें बताएंगे कि हत्या, बलात्कार, आगजनी, ये लूट और फिरौती क्यों हो रही है, तो दूसरे राज्यों के आंकड़े आपको बताने लगेंगे कि फला राज्य में हमसे ज़्यादा है। ये कल वही हुआ जो मैं 5-6 दिन से बार बार वीडियो में कह रहा था। बहरहाल चीन पर यह खबर है, कई विवादित मोर्चों से पीछे हटी चीनी सेना, ये दैनिक हिंदुस्तान की लीड है। और इस बार खबर बीजिंग से आई है, और इस खबर का खंडन अगर नीचे देखें तो दिल्ली में भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि चीन का ये बयान सही नहीं है।
कैसे मान लें, क्योंकि अब बार बार ये हो रहा है। पेंगोंग से चीन, पेंगोंग 4 पर थोड़ा हटा, लेकिन 5 से लेकर 8 तक चीन है। चीन के आधिकारिक मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल में पेंगोंग का स्पष्ट जवाब जिक्र नहीं किया गया, जबकि यह स्थान दोनों के बीच टकराव का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्रवक्ता ने इस बात का जिक्र किया कि चीन और भारत में हाल में सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से गहन वार्ता की है। ये खबर है। उसके बाद मायावती का मैं बता चुका। हाँ, इसी में एडिटोरियल है, बाढ़ से घिरे लोग, जिसमें यह कहा गया है कि यही मौका है हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले राज्य केंद्र और राज्य के साथ मिलकर एक प्रभावी दीर्घकालीन योजनाएं बनाएं और इस समस्या के ठोस निदान का रास्ता निकालें, ताकि बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों को एक स्थायी शोक से मुक्ति दिलाने में देश को एकजुट प्रयास करने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं कुछ नहीं होगा, फिर लोग ऐसे ही मरेंगे, फिर ऐसे ही तबाही होगी, तांडव होगा और बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों की लूट होगी। और मैं पहले की वीडियो में भी बताया था, फिर बता दूं, 2008 में 1 महीने में बिहार बाढ़ में था, कोसी इलाके में, और तमाम स्टोरीज़ की थी। 50 ट्रक से हम लोग राहत का सामान ले गए थे। न्यूज़ 24 का मैं मैनेजिंग एडिटर था और एक मुहिम हमने चलाई थी, राहत लेकर चलो बिहार। और उसके बाद मैं खुद वहाँ था और मैंने पहले भी जिक्र किया, उस स्टोरी को लेकर, रिपोर्टिंग को लेकर मुझे रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला, वो अलग बात है। लेकिन बाढ़ की स्थितियाँ आज भी वैसे ही है, आज भी हालात नहीं बदले, सरकारें बदलती रही, अरबों की लूट हुई, अरबों का खेल हुआ, लेकिन बाढ़ से लोग वैसे ही परेशान रहे। ये खबर है। उसके बाद हिंदू में भी पहले पेज पर चाइना है, हालांकि मैं पढ़ नहीं पाया, नहीं तो बताता, इसमें कुछ खास जानकारी होगी। दिनकर पेरी की रिपोर्ट है कि वही जो डिसएंगेजमेंट की बात है वो खबर है। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस, बाकी मैं देखता हूँ। नवभारत टाइम्स आपको शायद बता चुका। हाँ, कांग्रेस बोली गवर्नर से टकराव नहीं, उसी में मायावती ने कहा कांग्रेस ने हमारे विधायक चुराए, ये मैं हालांकि बता ही चुका। और गवर्नर को लेकर जो उन्होंने अविनाश पांडे ने कहा वो भी मैं बता चुका हूँ। इसी में एक खबर है जो कल शायद आपने सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखी होगी। ये पुलिस का ये चेहरा है, देखिए, आपने देखा होगा कि कैसे पुलिस वाले ने एक शख्स की बाइक से चाबी निकालकर उसके माथे में ठोक दी थी। ये तस्वीर शायद आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर कल वायरल हुई थी कि एक लड़का बाइक पे जा रहा था और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस वाले से कुछ बकझक हुई, पुलिस वाले ने उसकी चाबी निकाली और उसकी चाबी उसके माथे में ठोक दी या घुसेड़ दी, जो भी कहें। ये एक त्रासद तस्वीर थी जो आपने कल देखी होगी। और इसके अलावा बाकी कुछ खबरें हैं, राम मंदिर से जुड़ी हुई खबरें बहुत अखबारों में हैं और वो आप रोज़ पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। गहलोत की खबर है, ऐप पर पाबंदी से बौखलाया चीन। हालांकि ये क्या बौखलाया चीन, ये देखने की बात है। मुस्लिम महिलाएं तैयार कर रही रामलला के लिए राखी। हाँ, एक खबर इसमें अभी जागरण में है, मंदिर जीवन की आकांक्षा। खबर ने इंटरव्यू है कल्याण सिंह की, खुद के फैसले पर गर्व। ये कल्याण सिंह का इंटरव्यू है, देख लें आप। खुद के फैसले पर गर्व। अगर खुद के फैसले पर गर्व है, कल्याण सिंह इस इंटरव्यू में कह रहे हैं खुद के फैसले पर गर्व है। अगर खुद के फैसले पर गर्व है तो क्यों नहीं ये सारे नेता जो जांच हो रही है, सीबीआई की अदालत में गवाही हो रही है या बयान हो रहे हैं, वहां जाकर चौड़े होकर 56 इंच छाती के साथ गर्व से कहें कि हाँ, हमने गिराई, हमने गिरवाई, हमारी अपीलों का असर था, हमारे कारसेवक थे, हमारे फला नेता वहाँ मौजूद थे जिसके सबूत थे। आप कहिए, वहाँ जाकर जोशी से लेकर कल्याण सिंह से लेकर आडवाणी तक सब जाकर मुकर जा रहे हैं कि हमें तो फंसाया गया। सब बेचारे लोग, तस्वीरें मैं आपको पहले भी एक वीडियो में दिखा चुका था कि कैसे उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी की खुशी से एकदम, जिसको कहते हैं खुशी से बौरा जाना, वैसी तस्वीर थी। और उसके बाद इंटरव्यू में सब ये बात करते हैं, तो ये हिपोक्रेसी है। आप कहिए ना, कहिए, और अगर जेल और सजा होती है, सजा भुगतिए, तब मानेंगे कि आप राम भक्त हैं। वहाँ आप कहते नहीं हैं, यहाँ आप इंटरव्यू में कहते हैं ये इन सब के चेहरे हैं। चलिए, बहरहाल ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि बात हमारी लंबी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी। फिर उसके बाद मैं किसी और मुद्दे पर दोबारा बात करूँगा। फ़िलहाल दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप में से किसी ने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। एक बात और, अगर आपको कुछ सुझाव सलाह देना हो, अगर लगता है कि मैं कुछ
चूक कर रहा हूँ, कुछ चीज़ छूट रही है तो ज़रूर सुझाव दें। मेरा मेल आईडी भी है, नीचे आपको यूट्यूब पर दिखेगा, और अबाउट में क्लिक करेंगे तो दिखेगा, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी डालें। हम आपसे बात, चर्चा और आपकी सलाह पर गौर करेंगे। नमस्कार।